ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है 622 की प्रैक्टिकल नंबर 3। इसमें क्या करना है? अच्छा, इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉलोइंग gives data on imports GDP and CPI over the period 1970 to 1998. You are asked to consider the following model in imports: beta 1 plus beta 2 ln GDP T plus beta 3 ln CPI T plus mu T। यानी यार डेटा हमें दिया हुआ है, करना क्या है? अच्छा, जो टिक मार्क हुए हैं ना, इसमें सिर्फ हमें वही वाले करना है। ऑफ कोर्स ये लैब पूरी भी की गई है, लेकिन बाद में की गई है। मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, बट आई थिंक मैं दूसरी लैब्स में ही आपको बता दूंगा कि इसके जो मार्क्स टिक मार्क नहीं हुए हुए वो कैसे करना है। राइट, सही है। करना कैसे? ड्रॉ अस नंबर 1, ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट बिटवीन ईच एक्स वेरिएबल एंड कमेंट ऑन द डिरेक्शन ऑफ एनी मल्टीकोलिनैरिटी। ये ज़्यादातर लैब जो है मल्टीकोलिनैरिटी पे डिपेंडेंट है, जैसे हमने लास्ट लैब्स हमने हेट्रोस्केडासिटी पे चेक करा। सीपीआई और जीडीपी हम इसमें लेंगे एक्स और इंपोर्ट्स को हम लेंगे वाई। ये हमारे पास डेटा पहले से है। अब हमें क्या करना है? हमें और एक्स के बीच में, एक्स हमारे पास सीपीआई और जीडीपी है, राइट? सीपीआई और जीडीपी को हम ओपन करते हैं एज ग्रुप, व्यू पे जाते हैं, ग्राफ पे जाते हैं और स्कैटर लेते हैं। देखते हैं क्या आता है आंसर, क्योंकि हम इसमें स्कैटर प्लॉट का हुआ है ना। या शिट। हम्म अब आप इसमें कैसे बताएंगे कि ये जो है वो है या नहीं है? क्योंकि उसमें बोला तो है कि एक एक ग्राफ। आई थिंक इसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। हाँ, ऑप्शंस में आई थिंक हो, क्या पता। व्हाट इफ अगर हम लाइन एंड एक्सेस करें? माशाल्लाह। अच्छा, सही है ना वो? तो कर ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं, सीपीआई और जेडीपी के। हम जैसे इस पे चेक कर रहे हैं कि आप ये चेक कर रहे हैं, ये बन रहा है, बेसिकली ये बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ब्लू लाइन जा रही है। ये ब्लू लाइन जो जा रही है, ये सिर्फ ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये सीपीआई की जा रही है, जीडीपी की ऊपर। अब जीडीपी की जो अमाउंट है वो मतलब 1985, अच्छा 4453, और ये देखो 5108, और ये दिखा रहा है इसकी क्या है 114। और वो दोनों यूट्यूब वीडियो मेजरमेंट एक नहीं, तो हम एक साथ रख नहीं रख सकते नहीं है। तो आई थिंक इसका बेहतर तरीका ये है कि हम इसका एक अलग अलग से ग्राफ बना लें। इसको हम बना काट देते हैं, डिलीट यस। सही है। क्विक पे जाएं, ग्राफ पे जाएं, सी पी आई जी टी पी, अच्छा पहले से लिखा, अलग अलग बनाओ। सी पी आई की अलग बना लेते हैं हम लोग। स्कैटर कहाँ है इसमें? ग्राफ ऑप्शंस में स्क्रिप्ट सी पी आई क्यों नहीं आ रहा? चलो यही बना लेते। सी पी आई विद और टाइम, नीचे हमारे पास एक्स वेरिएबल है और ये हमारे पास वो वेरिएबल है। सही है। तो हमारे पास इसमें एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे एक हो रहा है। फिर यूनिट पे जाएं, ग्राफ पे जाएं, और फिर अब आप जीडीपी बना दें। सही है। जीडीपी पे जाएं, इधर जाएं। अब अब अगर हम इसको चेक करें तो बताएं, क्या विजुअली आपको लग रहा है कि ये दोनों के दोनों एक ही उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं है? अच्छा, मल्टी कोलिनैरिटी होता क्या है, मैं आपको ये बात एक बार समझा देता हूँ। मल्टी कोलिनैरिटी कुछ नहीं होता, वो ये होता है कि दो वेरिएबल्स जो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्या वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं है। आम तौर पे जब हम मिडल्स अजम्पशन करते हैं तो उसमें ये होता है कि मल्टी कोलिनैरिटी ना हो। सही है। और उसी चीज़ के लिए हमें डेटा को हम सपोज कर रहे हैं कि क्या ये मल्टी कोलिनर है या नहीं है। अब हमें जैसे पता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, कि जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आई थिंक होता है, और सीपीआई क्या होता है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स या कुछ, आई थिंक कुछ ऐसा होता है। राइट, जीडीपी होता है तो द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई थिंक आप कह लें कि एक कंट्री की
जो फाइनेंशियल वैल्यू, अगर मैं बहुत ज़्यादा बेसिक लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो जीडीपी आप समझ लो कि कंट्री की एक बेसिक वैल्यू, कि भाई उसके अंदर कितने ख़रीदने हैं ना ख़रीदने की वैल्यू है। और सीपीआई जो होता है वो कस्टमर प्राइस इंडेक्स या जो भी कहलाता है, वो होती है कि एक आम बंदे की ख़रीदने की वैल्यू। जीडीपी पर कैपिटा की मैं बात नहीं कर रहा, पर ये आप इसको कह सकते हैं इस लिहाज से, सही है। आप इस लिहाज से देखें, और हमें पता है जब हम इकोनॉमिक्स का एक मॉडल बनाते हैं, जब जिन लोगों का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन से वैल्यू रखती हैं। सही है। तो रियलिटी वाइज हाँ, ये एक दूसरे से मल्टी कोलिनियर ज़रूर हैं, लेकिन जब हम एक मॉडल बना रहे हैं ना रिग्रेशन का, तो उसमें हमें मल्टी कोलिनियरिटी नहीं चाहिए होती ज़्यादातर मॉडल्स में। सही है। तो ये होती है मल्टी कोलिनियरिटी कि जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से ज़्यादा ताल्लुक़ रख रहे हों, इंडिपेंडेंस का होना ज़रूरी है। सही है। अच्छे मॉडलों में या ज़्यादातर मॉडलों में अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों का जो एक वो है ना अपवर्ड ट्रेंड है, और बिल्कुल तकरीबन तकरीबन लीनियर है। इसका तो जीडीपी का तो ज़्यादा ही है, इसका जब भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। चूंकि दोनों का ट्रेंड एक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ग्राफिकली कह सकते हैं कि वो है, लेकिन ऑफ कोर्स ग्राफिकली भी तरीका ज़्यादातर गलत होता है। हम सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे कह रहे हैं कि भाई है या नहीं है। तो बहरहाल पहला पार्ट इसका खत्म। दूसरा क्या, एस्टिमेट ऑल रिग्रेशन इक्वेशन, नोट डाउन ऑल नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड। उसका तो मसला ही नहीं है हमारे पास। क्विक पे जाओ, एस्टिमेट इक्वेशन पे जाओ, इंपोर्ट्स में जाओ, सी जीडीपी और सीपीआई, राइट। ओ एल एस और एल एस एक ही होता है, ऑर्डिनल ली स्क्वायर और ली स्क्वायर एक ही होता है। आपके पास अगर रिव्यूज़ के डिफरेंट वर्जन हैं तो उसमें आपको पता होगा। बहरहाल ये हमारे पास सी डी सी पी आई जी टी पी आ रहा है, सही है। ये हमारे पास आ गया। क्या था, नोट नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हो, हमारे पास सारे नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कि भाई पी वैल्यू है या नहीं है, और वगैरह वगैरह। सही है। एट अ ग्लांस कैन यू आइडेंटिफाई एनी मल्टी कोलिनैरिटी फ्रॉम द रिग्रेशन आउटपुट। क्या तुम रिग्रेशन आउटपुट से किसी भी तरीके से मल्टी कोलिनैरिटी बता सकते हो, नहीं बता सकते? लॉजिकली नहीं। हम एक ग्लांस पे सिर्फ एक रिग्रेशन के आउटपुट से मल्टी कोलिनैरिटी के होने या ना होने का हम लोग नहीं अंदाजा दे सकते। ग्राफ से तुम थोड़ा बहुत फर्स्ट इंप्रेशन दे भी सकते थे, इन माय ओपिनियन या जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक हम नहीं दे सकते। सिर्फ रिग्रेशन आउटपुट, और रिग्रेशन आउटपुट सिर्फ ये कहलाता है। ये तो स्पेसिफिक हमारे पास एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये है सिर्फ रिग्रेशन आउटपुट। इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं बता सके कि मल्टी कोलिनैरिटी है या नहीं है। सही है। और कैन यू डिटेक्ट मल्टी कोलिनैरिटी यूजिंग कोरिलेशन मैट्रिक्स? ये अच्छा तरीका है, हाँ हम बता सकते हैं। अगर हम इस पे जाएं व्यू पे, कोरिलेशन मैट्रिक्स का था ना इसने, हाँ। चले आप क्विक पे चले जाएं, ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएं, इंडिविजुअल सैंपल्स में जाएं, और अब आप सीपीआई और जीडीपी का आप अगर एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं ओके करके। अच्छा ये तो वो बन गया, सॉरी ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था। कोरिलेशन पे जाएं, सीडीपी आया जीडीपी आपका है, आप डिलीट कर दें क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ये आपके पास कोरिलेशन मैट्रिक्स है, और आप देख सकते हैं कि सी पी आई जी डी पी 0.98, ये एब्सोल्युटली मल्टी कोलिनेटेड है जैसे हमने कहा था। 0.98672 इज वेरी हाईली कोरिलेटेड। वन से मतलब कितनी पॉइंट 0.02 रह गई है सिर्फ वैल्यूज। हाईली कोरिलेटेड है, जैसा हमें ग्राफिकली लग रहा था, मतलब वैसा ही है, हाईली कोरिलेटेड है ये वैल्यू, मतलब मल्टी कोलिनैरिटी प्रेजेंट है। अब क्या था, इफ यू यूज लॉग लॉग मॉडल व्हाट रिजल्ट्स वुड यू एक्सपेक्ट, कंपेयर रिजल्ट विद ओएलएस। कुछ नहीं करना है, क्विक पे जाएं, जनरेट सीरीज पे जाएं। लॉग लॉग मॉडल क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, वेरिएबल्स को बस लॉग लगा दें। एस्टिमेट इक्वेशन क्या है, y कह देते हैं हम लोग मल्टी कोलिनियरिटी, सॉरी वाई इंपोर्ट्स, लॉग तो लगा दें पहले, लॉग जो आपके पास जिस नाम से वो वेरिएबल सेव है, क्विक जनरेट सीरीज, सीपीआई और जीडीपी था नाम ना, हाँ, x1
log CPI, quick, okay, quick generate series x2 is equals to log of g, d and p. एस्टिमेट इक्वेशन हमारे पास ही log log वैल्यू आ गई, हम कर देंगे y c x1 एंड x2. नेम लीनियर मॉडल. सही. अब हमारे पास ये दो रिग्रेशंस आ गए. ये एक सेकंड, जैसे हम चेक कर सकते हैं, ये है हमारे पास सिंपल लीनियर मॉडल, ये है हमारे पास लॉग लॉग मॉडल. सही है. अब आप बताएं कि आपको उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है. लॉग बेसिकली करता क्या है. अब सवाल ये है, लॉग जो है वो डेटा में जब वॉलेटिलिटी या वेरिएंस ज़्यादा होता है ना, जब डेटा ज़्यादा होता है आमतौर पे, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा होता है, अनस्टेशनरी होता है डेटा. टाइम सीरीज़ का ज़्यादा, टाइम सीरीज़ का ज़्यादा क्या, सारे तकरीबन डेटा नॉन स्टेशनरी होता है. वो एक अलग चीज़ है, वो अलग प्रैक्टिकल में बताएंगे. नॉन स्टेशनरी होता है पर बेसिकली. सही है. मतलब आ, चलता रहता है, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड्स. अब लॉग क्या करता है बेसिकली, लॉग जो उस स्टेशनरी डेटा, अनस्टेशनरी डेटा है ना, उसको स्टेशनरी कर देता है. मतलब उसमें जो बहुत ज़्यादा जो पीक्स एंड ट्रफ्स जो आ रहे होते हैं ना, कि ऊपर और चढ़ाव होता है, उसको टू अ सर्टेन डिग्री क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे स्मूथ कर देता है, स्मूथ आउट कर देता है उस ग्राफ को या उस डेटा को. तो जो हमारे पास उससे ये होता है कि हमारे पास जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं पीक्स एंड ट्रफ्स, उसको वो इग्नोर करके हमें जो एक्चुअल जो डिफरेंस आ रहा होता है ना, जो हमें पता होता है कि भाई ये जो है वो डेटा में एक हाई पीक है या इधर कुछ डेटा में कुछ हुआ था, वो उसको देखकर बता देता है. वो आपको बता, उससे करने से आपको बता देता है कि भाई इस सिचुएशन में डिफरेंस आया था और इस पॉइंट में एक्चुअली डेटा है. क्योंकि डेटा में जब आम तौर पे ज़्यादातर जब वो स्टेशनरी डेटा होता है ना, जैसे ऊपर जो चढ़ाव होता है, जैसे ही देखें ये ऊपर चढ़ा हुआ है, इसमें आपको क्या किसी भी पॉइंट में कुछ खास पता चल रहा है? आई बिलीव कि आपको कुछ भी इधर नहीं पता चल रहा. अब अगर इसको मैं लॉग वैल्यू का बनाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रैक्टिकल का नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ. जीडीपी आई थिंक x2 हमने लिया है, राइट? लाइन एंड सिंबल बना दे भाई. अच्छा, माशाल्लाह. जैसा आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल थोड़ी काम की रही नहीं क्योंकि इसमें डेटा में कुछ है ही नहीं ऐसा खास. ज़्यादा वेरिएबल नहीं, वेरिएंसी नहीं थी, वॉलेटिलिटी है ही नहीं इस डेटा के अंदर. पर बहरहाल अगर इस डेटा के अंदर समझें, ये इतना सिंपल कर्व नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर नीचे यूं करके आ रहा होता. तो ना जब हम लॉग लगाते तो उस डेटा को लॉग जो करेगा वो बेसिकली दो चीज़ें करता है. एक तो डेटा को बहुत बड़े बड़े यूनिट से लाकर छोटे यूनिट्स में ले आता है. जैसा आप ये देख सकते हैं, 9,000, 8,000, 7,000, 9.2, 8.8, 7, 8.4. जब वो वैल्यू को छोटा कर देता है ना, तो जो छोटे छोटे जो कर्व्स होते हैं ना, समझे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पीक कर्व्स आ रहे होते हैं, ये इतना स्मूथ नहीं होता, तो ये जो है वो इसको इतना स्मूथ कर देता. सही. वॉलेटिलिटी को जो है वो स्मूथ कर देता है, ताकि जो एक्चुअल जो हमारे पास प्रॉब्लम है, या एक्चुअल जो हमारे पास पीक या ऊपर और चढ़ा है, वो हमें दिख सके लॉग लॉग करने से. ये, और दूसरी बात ये कि लॉग लॉग जो है वो परसेंटेज के यूनिट्स में ले आता है. समझे, अगर ये यूनिट नंबर है ना, हम तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ परसेंटेज की. जैसे हमारे नंबर होते हैं एक सब्जेक्ट में, समझो 70, 80, 90, 40, वो नॉर्मल यूनिट्स में, वो यूनिट है. सही है, नंबर यूनिट में. लॉग लॉग जो होता है वो डेटा को स्मूथ करता है और डेटा को परसेंटेज के यूनिट में ले आता है. स्मूथ करना तो आपके उसमें कोर्स में आई थिंक प्रैक्टिकल के लिहाज से जानना ज़रूरी था. परसेंटेज का अभी मेरे ख्याल से नहीं काम आएगा, लेकिन एक बेसिक
एक बेसिक नॉलेज की चीज़ है जो आपको मेरे ख्याल से रहेगी, तो आपको आगे कमेंट करने में आसानी रहेगी। सही है। अब लॉग लॉग जब हमने मॉडल कर दिया और हम कंपेयर करेंगे इसको इससे, अब आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, 0.0 और 0.0002। क्या था ये डेटा? ये था मतलब कि डेटा सिग्निफिकेंट है एट टी अल्फा वैल्यू। सही है कि भाई ये डेटा जो है वो इम्पोर्ट पर सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है, और सीपीआई का जो डेटा है वो भी, क्योंकि 0.05 से छोटा है, तो वो सिग्निफिकेंटली उस पर सिग्निफिकेंट है। मतलब इसका इम्पोर्ट्स का, इन दोनों वेरिएबल्स का इम्पोर्ट्स के वेरिएबल पे सिग्निफिकेंट फ़र्क है। सही है, इसका मतलब ये होता है। और अब हमने जब ये लगा दिया तो ये 0.017, 0.05 से तो ये अभी भी छोटा है x2, तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन x1 जो हमारे पास शिट, अच्छा मैंने इधर उलट कर दिया, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। x1 जो है वो मैंने लिया था CPI, और x2 मैंने GDP लिया था, तो ये ऊपर नीचे हो गया है। x1 जो है वो मेरे पास मेरे पास जो लिखा है वो CPI है, और x2 जो है वो GDP है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि GDP लॉग लॉग लगाने के बावजूद भी इंपोर्ट्स पर अच्छा खासा फ़र्क करता है, जो रियलिस्टिकली करता है, लेकिन लॉग लॉग लगाने के बाद सीपीआई जो कह रहा है कि वो उस पर फ़र्क नहीं करता। सही है। अब ये मॉडल जो है इसके मुताबिक जो है हमने ओवर फिट कर दिया, मतलब हमें लॉग लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एक और चीज़ जो हम देखकर बता सकते हैं वो होता है AIC। अकाइक इन्फो क्राइटेरियन आ रहा है 23.296, और इसका आ रहा है 1.22। सही है। अब बात क्या है, अकाइक इनको क्राइटेरियन जितना छोटा होता है उतना बेहतर होता है। अब इसके मुताबिक ये मॉडल जो है बेहतर है एज कम्पेयर टू ये। सही है। अब अकाइक इन्फो क्राइटेरियन बताता कैसे है कि सही है सही नहीं है, वो इस तरीके से बताता है कि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मॉडल समझने में कितना आसान है और मॉडल में वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन दो चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आपको एक वेरिएबल बताता है कि अकाइक इन्फो क्राइटेरियन क्या आ रहा है। अगर जितनी वैल्यू छोटी उतना बेहतर है। अब इसके मुताबिक ये मॉडल जो है वो बेहतर है, पर क्या ये बायस दे रहा है या नहीं दे रहा? जैसा हमें पता है कि हर मॉडल के लिए भी कुछ ना कुछ अजम्पशन होती हैं, तो अकाइक इन्फो क्राइटेरियन के काम करने के लिए भी कोई ना कोई सिचुएशन होती है। वो है या नहीं है वो अभी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में ये नहीं बताया गया कि करो या नहीं करो। हमें बस बताया गया कि भाई तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप लिख सकते हैं कि भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेटा और बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब हमने कंपेयर करा तो भाई ऐसा नहीं हो रहा। आप बता दिएगा कि भाई दो वेरिएबल सिग्निफिकेंट थे, इसमें एक ही वेरिएबल सिग्निफिकेंट है जीडीपी का, और इसका अकाइक बेहतर है और इसका अकाइक कम है। अकाइक सही दे रहा है या नहीं दे रहा वो अलग बात है, हम बताएंगे कि हमें रिजल्ट में क्या आ रहा है। सही है। और फिर हम यही क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 में भी ये था कि कंक्लूड कर देंगे। सही है। इसी तरीके से वाली लैब भी ख़त्म होती है। इसके अगले पार्ट्स जितना मुझे ख्याल है अगले प्रैक्टिकल में होंगे, अगर वो होंगे तो फिर मैं आपको उसके लिहाज से समझा दूंगा।